दोस्तों $7 बिलियन ये नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नंबर पूरे इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है और आपको इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। अगर आपने कभी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में एसआईपी रजिस्टर की होगी तो या तो आपकी एसआईपी रजिस्टर ही नहीं हुई होगी, और अगर हो गई होगी तो कुछ टाइम बाद आपको ये मैसेज आएगा कि आपकी एसआईपी रोक दी गई है, और उस एसआईपी रोकने के पीछे का रीज़न यही एक नंबर है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं, इंडिया में इनके लिए रेगुलेशन किस तरीके से है, और अगर आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो इन पर किस तरीके से टैक्स लगता है, जिसकी वजह से आपके रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं। देखते रहिए। दोस्तों, जब भी कोई इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन की बात करता है तो सारे लोग सीधा एक ही चीज सोचते हैं कि टेस्ला का स्टॉक खरीद लो, एप्पल का स्टॉक खरीद लो या एनवीडिया का स्टॉक खरीद लो। लेकिन प्रैक्टिकल वे में अगर देखा जाए तो डायरेक्ट स्टॉक खरीदना इंडिया में रहकर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको अलग से एक अलग ब्रोकर चाहिए, फिर उसके बाद आपका जो करेंसी कन्वर्जन है वो भी आपको देखना पड़ेगा, एंड उसमें मिनिमम अमाउंट भी काफी ज्यादा होता है। एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड। इसमें आप जिस तरीके से इंडिया में या डोमेस्टिक किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो, उसी तरीके से आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको कोई भी करेंसी का एक्सचेंज का कोई हेडेक क्रिएट नहीं करना। आप आराम से इंडियन रुपीस में अपने इंडिया में बैठे उसी ब्रोकर अकाउंट से आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन यहीं से असली कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, क्योंकि सारे इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड एक जैसे काम नहीं करते। इनका स्ट्रक्चर काफी अलग होता है, इनका काम करने का तरीका काफी अलग होता है, और इनके जो रेगुलेशन होते हैं वो इंडिया में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और सबसे जरूरी जो इन पर टैक्स लगाया जाता है वो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में काफी अलग तरीके से होता है। सो एक एक करके इन सारी चीजों को समझते हैं। तो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड को समझने के लिए आपको दो फंड के बारे में समझना होगा। एक होते हैं फीडर फंड और एक होते हैं फंड्स ऑफ फंड। सबसे पहले हम फीडर फंड को समझते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर काफी ज्यादा सिंपल होता है। तो जैसा फीडर फंड का नाम है, इसी तरीके का इसका काम है। फीडर फंड में जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं वो सारा पैसा एक मास्टर फंड में जाके इन्वेस्ट होता है। इंडियन एएमसी का काम सिर्फ इतना होता है कि वो इंडिया से पूरा पैसा कलेक्ट करती है, और जो उस फंड का मास्टर फंड होता है वहां पर वो सारा पैसा चला जाता है, और वहां पर जाके वो यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। लेकिन इसमें रिस्क भी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक फंड में जाके पैसा पूरा इन्वेस्ट होता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू मिलती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए सब्सक्राइब करना फ्री है, लेकिन एक क्रिएटर के तौर पर मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है। अब समझते हैं फंड्स ऑफ फंड को। तो फंड्स ऑफ फंड काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। ये मल्टीपल म्यूचुअल फंड या किसी भी ईटीएफ में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये किसी भी एक फंड तक लिमिटेड नहीं होते, जिस तरीके से फीडर और फंड में हो रहा था। तो इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस बस इतना है कि फीडर और फंड का एक मास्टर फंड होता है, तो वो सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ उसी फंड में जाके इन्वेस्ट होता है। और जो फंड्स ऑफ फंड्स होते हैं, इसमें जो आपका पूरा पैसा होता है ये मल्टीपल म्यूचुअल फंड या मल्टीपल ईटीएफ में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से जो फंड्स ऑफ फंड होते हैं इसमें रिस्क काफी कम हो जाता है फीडर फंड के कंपैरिजन में। लेकिन इनके स्ट्रक्चर की वजह से यहां पर एक कैच आता है, वो आपके लिए समझना काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन किया गया है, तो फीडर फंड का जो स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा सिंपल है। इसकी वजह से इनके एक्सपेंस रेशियो काफी कम होते हैं। लेकिन वहीं अगर आप फंड्स ऑफ फंड में देखोगे तो यहां पर मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स में या ईटीएफ में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इसकी वजह से यहां पर काफी ज्यादा लेयर्स होती हैं। इसकी वजह से इसका एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा हाई होता है। अगर आप रेगुलर प्लान की तरफ जाओगे फिर तो बहुत ही ज्यादा हाई होगा। तो आगे से जब भी आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो तो वहां पर आपको सिर्फ इनका नाम नहीं देखना है, एक्चुअल में आपको इनकी फैक्ट शीट में जाकर देखना है कि ये म्यूचुअल फंड किसी एक मास्टर फंड में इन्वेस्ट कर रहा है या मल्टीपल म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अब समझते हैं $7 बिलियन की दीवार को, एंड ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आरबीआई और सेबी ने मिलकर एक रेगुलेशन बनाया है कि इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अगर इसको बाहर कहीं इन्वेस्ट करना है तो वो $7 बिलियन से ज्यादा बाहर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे के मल्टीपल रीजंस हैं, क्योंकि इससे अगर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो फिर रुपया वीक होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा गिरेगी, लोग बाहर ज्यादा इन्वेस्ट करने लगेंगे। तो इसके मल्टीपल रीजंस हैं। इसकी वजह से $7 बिलियन से ज्यादा पूरी इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कहीं भी बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकती। एंड अगर आप एक सिंगल एएमसी की लिमिट देखोगे तो उसे $1 बिलियन की लिमिट मिलती है। वो इस $1 बिलियन की लिमिट से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती। और ईटीएफ के लिए भी अलग से लिमिट डिसाइड की गई है, जो है $1 बिलियन।
मैं इंटरनेशनल ETF की बात कर रहा हूं। मैं एक बार आपको फिर समझा रहा हूं, ये जो लिमिट है ये फंड के साइज पर डिपेंड नहीं करती। ये जो लिमिट है ये इंडिया से बाहर पैसा कितना इन्वेस्ट किया जा सकता है उसको रोकती है। $7 बिलियन से ज्यादा इंडिया से बाहर पैसा जा ही नहीं सकता। तो जब नए इन्वेस्टर पैसा डालते हैं और लिमिट ऑलरेडी फुल हो चुकी है तो फिर वो आपकी SIP रजिस्टर ही नहीं होगी। लेकिन अगर लिमिट थोड़ी बहुत बच गई है तो आप SIP तो रजिस्टर कर लोगे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो सब्सक्रिप्शन आपका रुक जाएगा क्योंकि वो लिमिट उस टाइम पर फुल हो जाती है। अब जब SIP कैंसिल हो जाती है तो काफी सारे लोग सोचते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में ही प्रॉब्लम है। तो इस म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम नहीं है, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो RBI और SEBI ने मिलकर ये डिसाइड किया है। तो आगे से $7 बिलियन के नंबर को हमेशा याद रखना। अब बात करते हैं डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। तो आपने पहले से ही ये तो सुन ही लिया है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो हमेशा आपको डायरेक्ट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में जाते हो तो वहां पर अगर आप रेगुलर प्लान चूज कर लेते हो तो उसका एक्सपेंस रेशियो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। उसके पीछे का रीजन मैंने अभी आपको इनका स्ट्रक्चर समझाया कि अगर आप फीडर फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी सिंपल है। यहां से पैसा लिया जाएगा और उस म्यूचुअल फंड में जाकर इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जब आप फंड्स ऑफ फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उस केस में मल्टीपल लेयर्स आती हैं, उन्हें अलग अलग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है या किसी ETF में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इस केस में आपको डबल एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाता है। सबसे पहले तो जो AMC है जो यहां से आपका पैसा ले रही है ये अपना एक्सपेंस रेशियो लगाएगी क्योंकि ये रिसर्च कर रही है उन म्यूचुअल फंड्स पर किस में पैसा कितना इन्वेस्ट करना है। उसके बाद जिस म्यूचुअल फंड में ये पैसा इन्वेस्ट कर रही है या किसी ETF में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर उसका भी एक्सपेंस रेशियो इस म्यूचुअल फंड पर लागू होता है। इसकी वजह से इनका एक्सपेंस रेशियो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में अगर इनमें अंतर देखा जाए, अगर आप किसी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो वहां पर अगर आप एक रेगुलर प्लान और एक डायरेक्ट प्लान के बीच का अंतर देखोगे तो वो काफी कम होता है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो इनके रेगुलर प्लान में और डायरेक्ट प्लान में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो कभी भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर एक चीज का हमेशा खास ख्याल रखना कि इस केस में आपको काफी ज्यादा सावधानी से पैसा इन्वेस्ट करना है। जब भी आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो आपको हमेशा एक डायरेक्ट प्लान को ही प्रायोरिटी देनी है और उसका एक्सपेंस रेशियो इग्नोर करने की गलती बिल्कुल मत करना। अब इन पर टैक्स कैलकुलेशन को समझते हैं। तो इन पर 2 लेयर्स में टैक्स लगता है। सबसे पहले US गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तो जब आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो जिन कंपनीज में उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है वो कंपनीज डिविडेंड देती हैं। तो उस डिविडेंड पर कंपनी के यहां पर ही टैक्स ले लिया जाता है US गवर्नमेंट की तरफ से। तो जब वो फंड तक डिविडेंड आता है तो उस पर ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया जाता है। तो उस केस में वहां पर तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं और वहां पर तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उन म्यूचुअल फंड को आप रिडीम करते हो इंडिया में रहकर तो उस पर अलग से आपको टैक्स देना होता है। तो जब भी आप उसे रिडीम करो, चाहे आप 1 साल में करो या 10 साल में रिडीम करो, उस पर आपको अपने टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड होते हैं इन्हें इक्विटी ओरिएंटेड फंड में काउंट नहीं किया जाता क्योंकि ये इंडियन इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। तो अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो और आपने अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम कर लिया तो उस केस में आपको जो भी आपको गेन हुआ है उस पर आपको 30% टैक्स देना होगा। लेकिन यहीं अगर आप इंडियन म्यूचुअल फंड्स में ये पैसा इन्वेस्ट करते तो 10 साल बाद आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता, जो भी आपको गेन होता उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना होता एंड साथ ही आपको जो 1,25,000 रुपए वाली लिमिट है उसका भी फायदा मिलता। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में आपको कोई भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलता और ना ही आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है और ना ही आपको 1,25,000 रुपए की लिमिट जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स में मिलती है वो भी नहीं मिलती। एंड यही सबसे बड़ा रीजन है कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड के आफ्टर टैक्स रिटर्न डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के आफ्टर टैक्स रिटर्न के कंपैरिजन में काफी कम दिखाई देते हैं क्योंकि यहां पर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, आपको अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स देना होता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या आपको इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए लेकिन इसे अपने पोर्टफोलियो का कोर नहीं बनाना चाहिए। आपको इसे एक सैटेलाइट अप्रोच देनी चाहिए, यानी पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए क्योंकि इसमें आपका करेंसी रिस्क होता है जो किसी भी एक कंट्री पर डिपेंड होता है, उसमें आपको अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। अब समझते हैं AUM कंसंट्रेशन और सिंगल कंट्री रिस्क के बारे में। इस पॉइंट को ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। जब आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका डाइवर्सिफिकेशन हमेशा ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। इसे आप एक एग्जांपल से समझिए। अगर आप मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड्स ऑफ फंड में इन्वेस्ट करते हो जो नेस्डेक 100 को फॉलो करता है, इसमें सारी जो कंपनीज हैं वो US की हैं और ये टेक हैवी स्टॉक्स हैं सारे।
तो जब आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप एक सिंगल कंट्री पर बेट ले रहे हो और उसमें भी आप एक सेक्टर पर बेट ले रहे हो। और दूसरी तरफ ग्लोबल इक्विटी इनकम फंड है, इसमें 46 से ज्यादा कंपनीज हैं जो अलग अलग कंट्री से आती हैं। तो अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो तो इसमें जेन्युइनली डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छा है। इसमें किसी भी एक सेक्टर पर बेट नहीं ली जा रही और किसी भी एक कंट्री पर भी बेट नहीं ली जा रही। तो जब भी आप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हो कि मैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए दूसरी कंट्रीज में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो वहां पर आप पहले थोड़ा रुकिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए कि डाइवर्सिफिकेशन किस चीज से। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंडिया में अच्छे से आईटी स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट किया है और आप जाकर नेस्डेक 100 में पैसा इन्वेस्ट करते हो जिसमें ऑलरेडी सारी आईटी कंपनीज हैं जो काफी वेटेज रखती हैं अपने आप में। तो फिर यहां पर आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें डाइवर्सिफिकेशन कहां हुआ? आप तो आईटी सेक्टर पर एक डबल बेट ले रहे हो जो और ज्यादा आपकी रिस्क को बढ़ाता है। तो हमेशा जब आप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हो तो आपको वहां पर सेक्टर को भी प्रायोरिटी देनी है। कहीं आप इस तरीके से तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि पहले से ही आप इंडिया में भी उसी सेक्टर में पैसा ज्यादा लगा चुके हो और उसके बाद आप यूएस में या किसी और देश में जाके उसी सेक्टर में पैसा और लगा रहे हो। तो हमेशा डाइवर्सिफिकेशन सेक्टर के वाइज भी आपको देखना है, उन सेक्टर्स की तरफ आपको जाना चाहिए जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तभी आपका पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाइड माना जाएगा। और यहां पर आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को देखिए कि उसमें कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो मिसिंग है, या तो वो इंडिया में है ही नहीं और अगर हैं तो आपने उनमें अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है। तो उन सेक्टर्स में जाके आप दूसरे देश में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वहां पर आपको दो फायदे मिल गए। एक, आपने कंट्री का रिस्क काफी ज्यादा कम कर लिया क्योंकि अब आपका पैसा किसी एक इकोनॉमी पर डिपेंड नहीं करता, अब आपने दूसरी इकोनॉमी पे भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। एंड दूसरी चीज, इसमें सेक्टर का भी आपका डाइवर्सिफिकेशन हो गया क्योंकि उस सेक्टर में आपने पैसा इन्वेस्ट किया ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना है। अब इस वीडियो से आपने इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो जान लिया, लेकिन अगर आपको एक ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको सारे इंटरनेशनल ईटीएफ और म्यूचुअल फंड की लिस्ट दे दूं जितने भी इंडिया में अवेलेबल हैं, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूं। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।